हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आपका रैंकर पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए अपन बात करते हैं। आज अपन बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए। तो देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर अपने पास एक वर्ड है मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप जिस दिन मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, जिसके लिए आपके लिए एक अच्छा स्लोगन लेके आए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। मतलब अगर ये चीज आपके पास है मेहनत, तो आप मेहनत के थ्रू हर चीज प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई कंपटीशन जिसे अपन नहीं निकाल सके। चलिए अपन आगे बात करते हैं। आज अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कि माई सेल्फ सुरेश जहांगीर जो आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आइएगा यहाँ पर बात करते हैं अपन कि सबसे पहले जनरल जो एग्जाम है उसकी बात करेंगे। सबसे नॉर्मल एग्जाम जो कि दुनिया का सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहलाता है, जिसका नाम है BSTC। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BSTC की तैयारी सिंपल कम समय में अच्छे तरीके से कैसे की जाए। तो इसकी अपन बात करते हैं कि BSTC में आप किस बात को फोकस करिएगा, क्योंकि देखो आजकल होता क्या है कि बच्चों को ये तक पता नहीं, पढ़ सब रहे हैं लेकिन सिलेक्शन कैसे किया जाए इस बारे में बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ अपन बात करते हैं। सबसे पहले आप जो ध्यान दीजिएगा वो है आपका शिक्षण अभिक्षमता, जो आज अपन बात करने वाले हैं कि शिक्षण टीचर एप्टीट्यूड की अगर अपन बात की, यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगभग आपके आने वाले हैं। टीचर एप्टीट्यूड के, शिक्षक अभिरुचि के, लगभग इसमें आपके 6 तो टॉपिक्स हैं। अब 6 टॉपिक में से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 6 टॉपिक में से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लगभग एक टॉपिक पे 9 क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे, जो जाके काफी सिंपल मैटर है। तो इसलिए आप शिक्षण अभिक्षमता पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अब नंबर 2 पॉइंट अगर देखिएगा तो फिर आने वाला रीजनिंग, यानी मैं यूं कहूं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता जो है, इस बारे में भी यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके पुटअप होने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से आप मेन फोकस करिए, जिसका ज्यादा वेटेज है मानसिक योग्यता के ऊपर और शिक्षण अभिक्षमता के ऊपर। फिर आइएगा 3rd पॉइंट, आप जाइएगा लैंग्वेज के ऊपर, जो D वाला अपना पार्ट होता है कि लैंग्वेज, भाषाओं पर अपन ध्यान दें। भाषाओं में जो है आप संस्कृत एंड हिंदी दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो आप हिंदी या संस्कृत में से एक चूज करिएगा, और यहाँ करने के बाद फिर आप जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली अगर बात करते हैं अपन, तो इंग्लिश लैंग्वेज के जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इतना ही जो पोर्शंस है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा फिक्स होने वाला है। तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 जो है मतलब टोटल क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब ये मैं मानूं कि लगभग 75% सिलेबस आप कवर कर चुके हो। अब रही बात कि इसमें थोड़ा सा अपन जीके के ऊपर बात करते हैं कि भाई सामान्य राजस्थान की सामान्य जानकारी वाले टॉपिक पर जहां आपके आने वाले दोस्तों कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान जो आपको आगे लेकर चलने वाले पर राजस्थान ज्योग्राफी वाला सिलेबस मैं आपको टीच करूंगा। तो यहाँ देखिएगा आप राजस्थान में कौन कौन से टॉपिक पर मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं। तो नंबर 1 जैसे स्थिति विस्तार। तो आज अपन दोस्तों चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार, संभाग, भौतिक विभाग, अफवाह तंत्र, झीलें, उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, पशुधन एंड जनगणना। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों अपन बात करेंगे आज पहले टॉपिक की, स्थिति विस्तार की। तो देखिएगा, आइएगा आप स्थिति विस्तार, एक्सटेंट एंड लोकेशन, यानी सबसे पहले इसी पॉइंट के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। स्थिति विस्तार यानी ये कहा जाएगा कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व और राजस्थान का क्या संबंध है, इस बारे में पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, स्थिति विस्तार की गणना सबसे पहले की जाती है 2 प्रकार की रेखाओं के आधार पर, जिसे एक तो अपन क्या कहते हैं अक्षांश, और दूसरी बात करेंगे तो क्या होने वाला है भाई, देशांतर। अक्षांश और देशांतर, इस आधार पर विश्व में राजस्थान की स्थिति को पूछा जाता है, एक्सटेंडेड लोकेशन निकाला जाता है। तो नंबर 1 पर बात करेंगे कि अक्षांश देशांतर जो आज प्रचलन में है कि अक्षांश किस देश की देन है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि अक्षांश देशांतर सर्वप्रथम लाए थे कौन? ब्रिटेन के द्वारा अक्षांश देशांतर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और इनका नामकरण किया कि वास्तव में आप इसे अक्षांश कहोगे या इसे देशांतर क्या होता है, इनके लिए नामकरण सर्वप्रथम किया एक भूगोलविद थे जिनका नाम था क्या भाई दोस्तों? इरेस्टोस्थनीज। क्या थे? इरेस्टोस्थनीज। तो यानी मैं यूं कहूं कि इरेस्टोस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम अक्षांश देशांतर ब्रिटेन में शब्दों का प्रयोग किया गया। अब रही बात कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है, अक्षांश और देशांतर आप किसे कहोगे, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अक्षांश देशांतर की अगर मैं कहूं तो अक्षांश देशांतर शब्दों का जो प्रयोग है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले दोस्तों कि जैसे ये आपकी दिशा है, ये तो आपकी होने वाली पूर्व दिशा और ये आपकी होने वाली कौन सी? पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम को कुछ समानांतर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। यानी बात ये कही जाए कि अक्षांश क्या होता है, तो ये कहे अपन पूर्व से पश्चिम को खींची गई समानांतर काल्पनिक व वृत्ताकार रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। फिर अपन बात करें कि अक्षांश कहलाती है। अब देशांतर की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर अपन कहना चाहेंगे कि देशांतर क्या होता है, तो यहाँ आप चलेगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई ऐसी अर्धवृत्ताकार रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। यानी देशांतर अपने आप में काल्पनिक मतलब अर्धवृत्ताकार होती है और अक्षांश जो कि पूरा वृत्त बनाती है। यानी ये कहूं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर खींची गई अर्धवृत्ताकार रेखाएं तो क्या कहलाती है आपकी भाई? देशांतर कहलाती है। और पूर्व से पश्चिम को खींची गई समानांतर वृत्ताकार रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। यानी अपन ये बात करें कि इन्हें कहा जाता है अक्षांश। इस आधार पर अपन किसी भी स्थान विशेष की क्या निकालते दोस्तों? स्थिति विस्तार की गणना की जाती है। यानी फिर कहा जाए कि अक्षांश देशांतर का प्रयोग होने के बाद क्या किया गया, देखिए चलते अपन दोस्तों। राजस्व या अक्षांश अगर अपन कहें कि अक्षांश वास्तव में क्या होते हैं, तो जैसे अपन ने बात करी कि यह अपने आप में काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि पूर्व से पश्चिम को खींची जाती है। ये पूर्व पूरी क्या हो गया दोस्तों? अपना पश्चिम। तो यानी ये बात हो गई कि पूर्व से पश्चिम को खींची गई वृत्ताकार व समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। यानी ये कहें अपन सबसे बीच में आपका है कितने डिग्री? 0 डिग्री माना गया। सबसे मूल अगर अपन बात करें तो 0 डिग्री जिसे कहा जाता है भाई, कौन सी रेखा कहा जाता है? भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बीच में है। भूमध्य रेखा भी आप इसे कहते हो। इसके बाद अगर बात करेंगे अपन तो विश्व का सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, इसलिए आप इसे कहते हो विषुववृत्त रेखा। विषुववृत्त रेखा भी कहा जाता है। तीसरी बात, जितने भी अक्षांश खींचे गए उसके लिए आधार माना गया कितने डिग्री को भाई? 0 डिग्री को, इसलिए आप इसे कहते हो क्या? आधार रेखा। फिर अपन कहें एक और शब्द इंग्लिश का इक्वल, तो उससे बना इक्वेटर लाइन। क्या बनेगा दोस्तों? इक्वेटर लाइन। इस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को आधार रेखा, विषुववृत्त रेखा या फिर इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में जो है आपका जो अक्षांश है, तो देखो 0 डिग्री अक्षांश जो है ये एक तो विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती है। ये तो आपका हो गया कौन सा गोलार्ध हो गया भाई? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती है, जिसे अपन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर अपन आगे चर्चा करेंगे देखो दोस्तों कि वास्तव में जो अक्षांश क्या है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भी कुछ अक्षांश रेखाएं ऐसे इमेजिन की गई है, माना गया है। दक्षिणी गोलार्ध में कुछ अक्षांश रेखाएं मानी गई है। तो यानी अपन यूं कह दें कि उत्तरी गोलार्ध में जितने अक्षांश हैं, 0 यहाँ पर बीच में है और 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। लास्ट में कितने डिग्री अक्षांश आने वाला है? 90 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे अपन कह सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो यहाँ पर भी आपके 1 2 3 ऐसे मान बढ़ते हुए जाएंगे। लास्ट में कितने डिग्री आने वाला है भाई दोस्तों?
90 डिग्री। तो यानी एक गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी होती है भाई? 90 होती है। फिर अपन देखें कि एक गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 90। तो अगर आपसे यूं कहा जाए कि कुल अक्षांश कितने होंगे, कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो देखिएगा 90 तो उत्तरी गोलार्ध में है, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, प्लस एक 0 डिग्री भी अपने आप में एक अक्षांश है, इसलिए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 181। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो भाई होते हैं कितने? 181 होते हैं। फिर इसी क्वेश्चन को देखो तो उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। तो फिर आपको देखो ये 90 डिग्री जो साउथ वाला है और 90 डिग्री जो नॉर्थ वाला है, ये अपने आप में क्या होते हैं कि रेखा या वृत्त नहीं होकर केवल बिंदु मात्र होते हैं। इसलिए यहाँ पर बात कर ली जाती है कि कुल अक्षांश रेखाओं में 2 माइनस करने के बाद आपको प्राप्त होगा कितना? 179। कितना प्राप्त होता है? तो देखिएगा यहाँ पे कि कुल अक्षांश तो कितने हैं? 181 है और अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितनी हैं? 179 है। तो इस प्रकार से कुल अक्षांश 181, अक्षांश वृत्त व रेखाएं कितनी होती है? 179 होती है। फिर यदि अपन ने देखा कि यहाँ पर अक्षांश रेखाओं में महत्वपूर्ण अक्षांश कितने माने गए हैं, अगर इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आगे अपन बात करने वाले कि महत्वपूर्ण अक्षांश आप केवल होंगे भाई दोस्तों कितने? 7, जिसमें अपन बात करें यहाँ पे कि एक तो आपका होने वाला है 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहाँ पर होगा 23 से 1/2 डिग्री, ये भी 23 से 1/2 डिग्री है। बट अब डिफरेंस अपने सामने क्या आया कि ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश पर अगर मैं बात करूंगा आपसे, तब होने वाली इसे कहा जाता है भाई दोस्तों कौन सी रेखा? कर्क रेखा, यानी ये कहूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इसे कहा जाता है मकर रेखा। दक्षिण अक्षांश वाली को अपन क्या बोलते हैं? मकर रेखा, यानी बात होगी अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर है। तो यानी ये कहूँ, इसके अलावा महत्वपूर्ण अक्षांश में आप मिलेगा आपको कि यहाँ पर 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे कहा जाता है कौन सी रेखा कहा जाता है? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। इसके बाद आपको यहीं पर मिलेगी 66 से 1/2 डिग्री साउथ, जिसे आप नाम दोगे, क्या नाम देने वाले हो भाई? अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा ये हो जाती है। यानी अगर ये कहें अब तक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। और उत्तरी गोलार्ध में चलूंगा तो अंतिम महत्वपूर्ण अक्षांश होगा 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे आप कहते हो कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और एक होने वाली दोस्तों यहाँ पे जिसे अपन 90 डिग्री साउथ कहने वाले हैं, यानी अपनी बात हो जाएगी दक्षिणी ध्रुव। अब अगर अपन सिंपल वे में एक बात आपसे पूछी जाए कि वास्तव में अक्षांश क्या होता है, तो देखिए अक्षांश क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम को खींची गई वृत्ताकार और काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। फिर अपना अगला क्वेश्चन था कि अक्षांश कुल कितने होते हैं, तो आपका जवाब कितना है? 181 है। और अगर कह दिया जाए कि अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तब जवाब कितना आया? 179, 179। कितने होने वाले भाई? 179 होने वाले हैं। तो कुल अक्षांश जो हैं, अक्षांश वृत्त या रेखाएं जो हैं वो कितनी होगी? 179। फिर कह दिया जाएगा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितनी, तब बात होगी केवल कितनी होगी? 7 होगी। तो यहाँ पर नाम है आप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव। इस प्रकार से ये क्या होती है? कुल महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होती है। अब रही बात कि अक्षांश अपने आप में एक प्रकार की कौन सी रेखाएं मानी जाती है? काल्पनिक। तो कहीं ना कहीं का क्या किया जाएगा दोस्तों? प्रयोग होगा। तो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किस में होता है? एक तो दूरी की गणना करने में किया जाता है और एक किसका निर्धारण किया जाता है? कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है।
कटिबंधों के निर्धारण में व दूरी की गणना करने में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग होता है। तो यहाँ इस प्रकार से चर्चा करने वाले कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी हमेशा समान होती है और आप जानते हो कितनी होगी? 111.4 किलोमीटर। 111.4 किलोमीटर दूरी होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि दो अक्षांश रेखाओं के या अक्षांशों का एक इमेजिनरी रूप से ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो देखिए अपन चलते हैं दोस्तों कि कहाँ पर, यानी राजस्थान व अक्षांश क्या होने वाले हैं। फिर अपन चलेंगे राजस्थान व अक्षांश रेखाओं के ऊपर कि राजस्थान का अक्षांश रेखाओं से क्या संबंध है, कहीं ना कहीं राजस्थान का क्या क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आइएगा यहाँ अपन बात करते हैं कि अक्षांश व राजस्थान की क्या स्थिति है। तो देखिएगा अक्षांश व राजस्थान, अक्षांश व राजस्थान, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि अभी अपन ने बात करी थी, ये आपका ग्लोब है, या ये मैं ये कहूं ग्लोब पर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं और कुल अक्षांश जो होंगे वो कितने होने वाले हैं, यहाँ पर अभी अपन चर्चा कर चुके हैं पहले। तो देखिएगा यहाँ अपन देखते हैं कि अक्षांश व राजस्थान की क्या स्थिति है। तो अब आइए सबसे पहले ये आपका हो गया कितने डिग्री भाई? 0 डिग्री, जिसका अभी अपन ने चर्चा की थी। बताइएगा क्या है कि इस 0 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, कर्क या मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य इक्वेटरी आधार लाइन कहा जाता है। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको लेके चलने वाला हूँ कि ये 0 डिग्री जो है इससे इसके राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है भाई। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर राजस्थान है। तो यहाँ अपन ने देखा कि राजस्थान किस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पर पड़ता है। तो यहाँ अपन बात कर लेंगे अगली कि यह राजस्थान की स्थिति पड़ती है कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भी राजस्थान ये कौन सी दिशा से गुजरती है? दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा में जिला होगा दोस्तों कौन सा? एक तो बी से होने वाला है, बी से ये जिला हो गया कौन सा? बांसवाड़ा। और डी से जिला हो गया कौन सा? डूंगरपुर। कौन सा होने वाला है? यानी कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण दिशा में कहां से गुजरती है? यानी ये अपन चलो आपको आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से राजस्थान पे कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी दिशा से गुजर रही है दोस्तों? सबसे पहले तो ये बात होगी दक्षिण दिशा से गुजरती है। किस जिले के मध्य से? तो नाम होगा बांसवाड़ा। और यहाँ पर एक स्थान होगा जिसका नाम है क्या? कुशलगढ़। कुशलगढ़ से गुजरती है, बांसवाड़ा कुशलगढ़ से। और डूंगरपुर का दोस्तों दक्षिण में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चीखली गांव। चीखली गांव से गुजरती है। ठीक है, तो डूंगरपुर के चीखली गांव वो बांसवाड़ा कुशलगढ़ से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन आपसे कर लिया जाएगा, कर्क रेखा की रास्ता में लंबाई कितनी है? तो भाई दोस्तों जवाब हो गया कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर, जिसे आप 18 + 8 में याद रख सकते हो। यानी अगर यूं कहें कि भाई यहाँ पर कितना होने वाला है टोटली कि 18 + 8, यानी बांसवाड़ा में करने की लंबाई कितनी जाती है? 18 किलोमीटर। और डूंगरपुर कितनी जाती है भाई? 8 किलोमीटर जाती है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि कर्क रेखा के बारे में राजस्थान से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कि राजस्थान किस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पर है? कर्क रेखा पर, जो कि आप जानते हो 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ पर है, उत्तरी अक्षांश पर है। फिर आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे अपन कि आगे क्या बातें यहाँ पर होने वाली है। तो देखिएगा राजस्थान का अक्षांश विस्तार पूछा जाएगा, जो बताइएगा कितने डिग्री है? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। उत्तरी अक्षांश रेखा से राजस्थान का अक्षांश विस्तार प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके चले अपन तो लास्ट तक जाने वाले हो कितने डिग्री तक? 30 डिग्री 12 मिनट तक। वहां तक जाने वाले हो 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट एन उत्तरी अक्षांश जो है राजस्थान का अक्षांश विस्तार है।
फिर अगर दूसरी भाषा में मैं आपसे बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या यहाँ से हो सकता है, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुल अक्षांश से विस्तार दोनों को घटाने पर प्राप्त होगा कितने डिग्री, 60 डिग्री 9 मिनट। कितना होने वाला है, 60 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का जो है अब कुल अक्षांश से विस्तार आता है। अगर अक्षांश विस्तार पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट से कहां तक गया, 30 डिग्री 12 मिनट, और टोटल कितना है 60 डिग्री 9 मिनट। फिर यदि मैं देखता हूं कि राजस्थान से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है, तो भैया आपका जवाब कितना होगा, 7 अक्षांश रेखाएं राजस्थान से गुजरती है। फिर अगर पूछो कितने डिग्री राजस्थान को मध्य से काटेगी, तो आपका जवाब होने वाला है क्या, 27 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को मध्य से काटती है। तो इस प्रकार से अपन को राजस्थान के बारे में, राजस्थान के अक्षांश विस्तार के बारे में देखिए दोस्तों, अपने सबसे पहले बात की कि अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले कि वास्तव में अक्षांश देशांतर किसे कहा जाता है या अक्षांश देशांतर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने चर्चा की यहाँ पे क्या कि अक्षांश किसे कहते हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं, ये अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा ग्लोब पर क्या होता है, कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी जाती है जो पूर्व से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को खींची जाती है, जिन्हें अपन अक्षांश और देशांतर कहते हैं। फिर यदि मैं आपको ले चलूं कि भाई अक्षांश देशांतर सर्वप्रथम देन किसकी है, तो यहाँ पर बात होगा किसकी देन है, भाई ब्रिटेन के द्वारा दिया गया, और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एरिस्टोस्थेनीज ने। इस प्रकार से अगर आपके चलते रहेंगे तो यहाँ पर कुल अक्षांश जो होते हैं 181, अक्षांश रेखाएं 179, और फिर बात कर ली जाएगी कि भाई महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 7 होती है। तो इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चंस होंगे। फिर अपन चले राजस्थान के अक्षांश से विस्तार के बारे में, तो अपन ने यहाँ पर चर्चा की कि भाई कितने होने, कौन सी रेखा गुजरती, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण दिशा में गुजरती है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, इस प्रकार से गुजरती है। और फिर अपन चले यहाँ पे तो भाई राजस्थान का अक्षांश से विस्तार टोटल कितना है, कुल कितने अक्षांश, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक।